नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आखिरी का जो 30 दिन होगा वो आपका बेहतरीन होने वाला है। हर वीडियो से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने वाले हैं। आज के हम इस वीडियो में तंत्रिका तंत्र और मानव ब्रेन है ना, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता है, तो बढ़िया से पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। मस्तिष्क में कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं, सबका क्या नाम है, सबका क्या फंक्शन है, सब कुछ हम लोग बिल्कुल बारीकी से पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा अन्य वीडियो की अपेक्षा, लेकिन वीडियो अगर पसंद आए तो बस एक लाइक करिएगा और कुछ नहीं चाहते हैं। बहुत मेहनत किया गया है इस वीडियो के पीछे, काफी समय लगा है और एक अच्छा वीडियो बनके तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। आइए, सबसे पहले तो अगर मस्तिष्क पढ़ना है तो तंत्रिका तंत्र पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र के बिना मस्तिष्क का कार्य जो है वो अधूरा रहेगा। तंत्रिका तंत्र बना है, पहले तो आपसे यही पूछेगा कि भैया ये जो तंत्रिका तंत्र बना है यह किस किस से मिलकर बना है, तंत्रिका तंत्र में आएगा कौन कौन। तो पॉइंट नोट करना शुरू करिए। तंत्रिका, देखिए, तंत्रिका से, मस्तिष्क से, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिका से, तंत्रिका से, मस्तिष्क से, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिका से, इनसे मिलकर के बना है तंत्रिका तंत्र, है ना। तंत्रिका तंत्र इनसे मिलकर बना है, तंत्रिका से, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के ये बना है। यहां दूसरा सवाल पूछता है कि अच्छा ठीक है, तंत्रिका तंत्र तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन तंत्रिका तंत्र का स्टडी या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है वह न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी कहलाता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। यहां से एक प्रश्न डायरेक्ट बनेगा कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है, तो बताएंगे सर न्यूरोलॉजी, और ये पहले से जानते थे। आइए आगे आते हैं, देखते हैं क्या है और मामला। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, मैं यहाँ पर स्टार लगाना पसंद करूंगा। और तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है ना, वह न्यूरॉन है। क्या है भैया? न्यूरॉन। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट कर लीजिए कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वह है न्यूरॉन। चले आगे, आगे चलते हैं। तो देखिए, पूछ रहा है कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका, तो यही तंत्रिका तंत्र ही जो है यह सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र ही है सबसे लंबी कोशिका में आता है। शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, ठीक ना। अब हम लोग मुख्य रूप से स्टार्ट करते हैं जो हम पढ़ने आए थे, यानी कि मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, है ना। मस्तिष्क के बारे में हम लोग देखिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही जान लीजिए। देखिए, पढ़े तो आप लोग बहुत बार होंगे, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा ये कंटेंट आपको मिला है कि नहीं। यकृत के बाद यह मानव का दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, आंतरिक मतलब अंदर, बाहरी अंग नहीं, आंतरिक अंग कौन सा है भैया? तो बताते हैं कि सर लीवर है। लेकिन दूसरा अगर पूछता है तो दूसरा आपको यही बताना है कि जो यह मस्तिष्क जो है यह यकृत के बाद, यकृत पहले नंबर पर और मस्तिष्क जो है यह दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। पहला पॉइंट यहीं से आपको नोट कर लेना है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क ये रहता है, जहां से एग्जाम में प्रश्न आता है उसी पॉइंट को उठाया गया है। तो दूसरा पॉइंट ये बनता है कि मस्तिष्क जो है यह 3 लेयर की सुरक्षा में रहता है। 3 लेयर की सुरक्षा में रहता है, जैसे एक लेयर ये हो गया, फिर एक लेयर ये मिलेगा, है ना, और इसी में फिर एक लेयर ये मिलेगा। अब इसी में आपका मस्तिष्क जो है वह बंद रहता है ना, इसमें रहता है बंद। ये तीनों लेयर का नाम पूछता है, तीनों लेयर का नाम पूछता है। देखिए, ये होता है पाया, सबसे जो आंतरिक होता है वह होता है पाया मैटर। क्या होता है? सबसे जो आंतरिक होता है भैया वो होता है पाया मैटर, ठीक ना। मध्य वाला जो होता है वो होता है एरिकनाइड। मध्य वाला जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है सर एरिकनाइड, ठीक ना, मध्य वाला एरिकनाइड। और जो सबसे बाहरी होता है वो होता है ड्यूरामेटर।
वो होता है क्या, ड्यूरा मैटर। तीनों को आपको याद रख लेना है। ड्यूरा मैटर, इसको हमने आपको ट्रिक से भी बताया है। अगर आपको डीएपी याद है, डीएपी यानी कि ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड और पाया मैटर, ये 3 भाग में बांटा जाता है, ठीक ना, त्रिस्तरीय सुरक्षा को। लेकिन ये जिस आवरण में रहता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बताएंगे कि मेनिंजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेनिंजेस कहा जाता है। मस्तिष्क त्रिस्तरीय सुरक्षा आवरण में पाया जाता है, जिसे कहा जाता है मेनिंजेस। और मेनिंजेस के ये 3 रूप भी मैं बता दिया, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर। सबसे आंतरिक है पाया मैटर और मध्य वाला है एरेक्नाइड। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखिए, मस्तिष्क का पहला तथा सबसे बाहरी परत जो मैं बता चुका हूं, ये सबसे बाहर है, ये है ड्यूरा मैटर। तो हाँ सर, ये तो आप बता दिए हैं, ठीक ना। मध्य परत एरेक्नाइड, हमने मध्य परत को क्या बताया, देखिए एरेक्नाइड पहले ही बताया है ना। और सबसे आंतरिक परत जो है वह है पाया मैटर। सबसे आंतरिक परत जो ये वाला परत, ये वाला है, यह है भैया पाया मैटर। तो और इसको सम्मिलित रूप से कहते हैं मेनिंजेस, है ना। जिस लेयर में रहता है मेनिंजेस के 3 रूप, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड और पाया मैटर, ऐसे करके आपको याद कर लेने हैं। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की यहां तक चीजों को समझने में? ये पॉइंट आपको याद कर लेना है भैया, ये भी और ये भी। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस पेज पर अभी करंट पेज पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, सबसे भीतरी आपको पाया मैटर बता चुका हूं। मेनिंजेस तथा मस्तिष्क के बीच सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है, मतलब द्रव रहता है। द्रव का नाम पूछ देगा कभी तो बताएंगे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। मस्तिष्क और इसके मेनिंजेस के बीच, जिस त्रिस्तरीय लेयर में रहता है, उसके और मस्तिष्क के बीच एक लिक्विड का परत रहता है। लिक्विड में रहता है मस्तिष्क ना, बहुत सेंसिटिव है ना। अगर इसको थोड़ा सा भी आघात लगेगा तो तकलीफ होगी बहुत ज्यादा। इसलिए इतना कंफर्टेबल जगह रहता है कि आप उछल कूद भी कर लें तो आपको प्रभावित नहीं होता है। चलिए आइए अब जरा समझते हैं। देखिए, एक पूर्ण विकसित मानव मस्तिष्क का वजन जो होगा वो कितना होगा, तो पूर्ण विकसित जो पूरी तरह डेवलप हो गया है, उसका वजन लगभग 1300 ग्राम से 1400 ग्राम, मतलब कि 1.5 kg के अंदर मस्तिष्क का वजन रहता है। यही 1.5 kg का वजन आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर ये इसमें असंतुलन हो तो समझिए कि आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, पागल भी हो जाता है, ठीक। हाँ, मस्तिष्क से उत्पन्न जो रोग होते हैं ना मस्तिष्क में, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क के प्रमुख भाग, अभी हमने मस्तिष्क के लेयर का भाग पढ़ा था, 3 भाग पढ़ा था कि नहीं, जिस लेयर में बंद रहता था, मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं होगा तो ध्यान दीजिए, ये 3 लेयर होता है मस्तिष्क। अब इसमें है मस्तिष्क बंद, ये बाकी मस्तिष्क को ये सुरक्षा दे रहा है, बाहरी सुरक्षा दे रहा है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के भाग। अब इसका भाग हम लोग पढ़ेंगे, ये जो है ना, ये इसका भाग हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि हम लोग मस्तिष्क का भाग अब पढ़ने वाले हैं। तो आइए, मस्तिष्क के भाग में हमको 3 भाग पढ़ना है। मस्तिष्क के कितने भाग हैं भैया, तो सर मुख्यतः तो 3 भाग हैं। 3 भाग में एक अग्र मस्तिष्क, अग्र मतलब कि आगे वाला, सिंपल सी बात है, समझाना इसमें क्या है। मध्य मस्तिष्क, मध्य मतलब कि बीच वाला मध्य भाग, मस्तिष्क का मध्य भाग। और पश्च मस्तिष्क मतलब कि पीछे का। 3 भाग में है, आगे, बीच में और पीछे। बहुत ही इजी है, कोई पूछेगा आपसे सामान्यतः एकदम आसानी तरीके से आप बताएंगे कि भैया मस्तिष्क का 3 भाग, एक मध्य में और एक बीच में और एक मध्य में, एक आगे और एक पीछे। 3 तो आप बता ही देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन तीनों को हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर जान लीजिए, अग्र मस्तिष्क जो प्रोसेनफेरॉन है, इसके भी 3 भाग मिलेंगे। कुल 8 भाग आपको पढ़ना है, लेकिन जिसमें 6 भाग ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। प्रोसेनफेरॉन जो है यह 3 भाग में है। और ये बीच वाला जो है मध्य मस्तिष्क है, इसको कहते हैं
मेसेंसेफेनाल, मेसेंसेफेनाल इसके दो भाग हैं। इसके कितने हैं? इसके दो भाग हैं मेसेंसेफेनाल के। और जो सबसे पश्च मस्तिष्क के पीछे वाला, इसको कहते हैं रोम्बस फेनाल। इसको क्या कहते हैं? रोम्बस फेनाल। इसके भी आपको 3 भाग पढ़ने हैं। जो एग्जाम में आएगा वो इसके 3 भाग पढ़ाएंगे और इसके 3 भाग पढ़ाएंगे। ये 6 भाग आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक, तो यहां तक लिख लीजिए। ओवरऑल 3 भाग का कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा आपको। मस्तिष्क का सुरक्षा आवरण भी 3 भाग का, मस्तिष्क भी 3 भाग का, और मस्तिष्क में जो हम पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क भी 3 भाग का, और पश्च मस्तिष्क भी 3 भाग का। बस बीच वाला 2 है, यही आपको ध्यान देना है। ठीक ना? चलिए, तो आते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अग्र मस्तिष्क जो है यह 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 की अगर बात कर लें तो ये होता है घ्राण पिंड, नंबर 1। नंबर 2 तो सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, नंबर 2 पर सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। और नंबर 3 पर जो पढ़ना है वह पढ़ना है आपको डायंसिफेनाल। 3 पार्ट में पढ़ना है, घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क और डायंसिफेनाल। ठीक ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। प्रमस्तिष्क के बारे में आगे हम लोग जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझिएगा इसको। आइए, मध्य मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है, मैं बता चुका हूं। और पश्च मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा होता है। जैसे कि अग्र मस्तिष्क का हमने देखा घ्राण पिंड, घ्राण पिंड देखा। उसके बाद क्या हमने देखा? उसके बाद हमने देखा घ्राण पिंड के बाद हमने देखा प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम मैंने बताया, है ना। और उसके बाद हमने देखा डायंसिफेनाल। 3 भाग देखा ना? अगर नहीं अभी याद है तो देख लीजिए, यही है घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहते हैं, और डायंसिफेनाल। 3 भाग में यहाँ पर आप देख चुके हैं। अब आइए पश्च मस्तिष्क, जो पीछे वाला है, उसका भी 3 भाग। देखिए, अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम है और पश्च मस्तिष्क जो है इसमें सेरिबेलम है। ये दोनों कंफ्यूज करता है, बेलम हो तो पीछे और ब्रह्म हो तो आगे। और दूसरा है इसमें पॉन्स वेरेलाई, और तीसरा जो है वह है मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, ऑब्लोंगेटा। तो ये तीनों ध्यान देना है, सेरेबेलम, पॉन्स वेरेलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है यहां तक। चलिए अब चलते हैं आगे, जो हमको इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, जहां से मुख्य रूप से सोचता है। लोग कहते हैं यहीं से सोचता है, यहीं से सोचता है ना। आज क्लियर हो जाएगा कहां से सोचते हो। मस्तिष्क का मुख्य जो सोचने वाला भाग है वह है भैया अग्र मस्तिष्क, यानी कि आगे के भाग से सोचते हैं। मुख्य जो भाग है वो है अग्र मस्तिष्क, ना कि पश्च मस्तिष्क। ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग है ना वो आगे। अच्छा, आगे यहाँ पर नहीं है, मैं भले बता रहा हूं, मस्तिष्क जो है ना वो यहाँ ऐसे बंद रहता है, यहाँ आगे। ये तो ललाट है, यहाँ तो ललाट है ना। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। इसमें सुगंध, दुर्गंध आदि का आभास घ्राण पिंड। आपने इसको 3 भाग में पढ़ा था, घ्राण पिंड, सेरिबेलम और क्या पढ़ा था? डायंसिफेनाल पढ़ा था। भूल गए क्या? नहीं भूलना है। तो जो घ्राण पिंड होता है उससे आपको सुगंध, दुर्गंध आदि का आभास होता है। तो घ्राण पिंड से सुगंध, दुर्गंध का आभास होता है। यहां तक आपको याद रखना है। अब आइए आगे, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। प्रमस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क का भाग है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। और सेरिब्रम जो है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नोट कर लीजिए, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक ना? चलिए आइए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। हाइपोथैलेमस, यह डायंसिफेनाल का भाग है। 3 भाग में था, घ्राण पिंड था, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम था, और एक था डायंसिफेनाल। तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है ना। और प्रमस्तिष्क सोचने उचने वाला कार्य यहीं से होता है, प्रमस्तिष्क से ही। अग्र मस्तिष्क का ये भाग है और सोचने वाला कार्य इसी से होता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं अगर कहिए तो मैं लिख दूं, सोचने का मुख्य भाग है ये, है ना, सोचने का। अभी कहेंगे कि सोचने का तो मुख्य भाग बता रहे थे अग्र मस्तिष्क। तो भाई अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट है ना। तो अग्र मस्तिष्क में जो प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम है, वहीं से होता है सोचने वाला काम। हाइपोथैलेमस ये इंपॉर्टेंट है, और ये
अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। अग्र मस्तिष्क में डायंसिफिनाल है, उसके अंतर्गत आता है। जैसे समझिएगा यहाँ पर, ये हो गया अग्र मस्तिष्क। जैसे शुरुआत से मैं चलता हूं, ये हो गया। पहले तो ये 3 लेयर हो गया। हाँ सर, ये 3 लेयर समझ रहे हैं, ठीक, ये 3 लेयर, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब इसमें बंद है मस्तिष्क, ये लेयर हो गया, ठीक। अब इसमें मस्तिष्क बंद है, तो मस्तिष्क का हमने 3 भाग बांटा, 3 भाग बांटा, जिसमें ये भी 3 भाग में था, ये 2 भाग में था और ये 3 भाग में था। अब इसमें एक आ गया था क्या आपका डायंसिफिनाल, एक आ गया था क्या आपका प्रमस्तिष्क, और एक आ गया था क्या आपका, 3 भाग में बताए थे ना, एक बताए थे घ्राणपिंड, एक बताए थे प्रमस्तिष्क और एक बताए थे डायंसिफिनाल। तो एक हो जाएगा प्रमस्तिष्क, ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क, ये हो जाएगा आपका लास्ट वाला है डायंसिफिनाल, ध्यान दीजिएगा इसको। ये है घ्राणपिंड, ये है पहला घ्राणपिंड है, और ये आपका सेरिब्रम है, और ये आपका डायंसिफिनाल। 3 भाग हम उदाहरण के रूप में आपको बता रहे हैं। तो जो डायंसिफिनाल है, यह हाइपोथैलेमस का भाग है। किसका, सॉरी, हाइपोथैलेमस जो है यह डायंसिफिनाल का भाग है, ये हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के कार्य भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, क्या क्या कंट्रोल करता है, यहां एग्जाम में पूछता है कि भैया भूख, प्यास, क्रोध, शांति, प्रेम किससे कंट्रोल होता है, या टेम्परेचर, तो यह हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। कौन कौन भाई, तो भूख, ठीक, प्यास, ठीक, क्रोध, ठीक, शांति, ठीक, प्रेम और टेम्परेचर, ये सब जो नियंत्रित होता है शरीर का, यह किससे होता है, तो सर यह हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस किसका भाग है भाई, तो सर ये डायंसिफिनाल का भाग है। डायंसिफिनाल किसका भाग है भाई, तो सर यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक ना। तो यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए सब कुछ, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यह दृष्टि, श्रवण मतलब सुनने वाला, तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दृष्टि, श्रवण और प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है वह कंट्रोल करता है। कौन, तो मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का वह भाग जो मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है, सेरेब्रल पेंडुकल कहलाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं पश्च मस्तिष्क, जो हम 3 भाग में इसको भी पढ़ेंगे। पश्च मस्तिष्क यह मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, ठीक ना। पश्च मतलब पश्चिम या पीछे भी कह लीजिए। अनुमस्तिष्क जो पश्च मस्तिष्क का भाग है, देखिएगा जैसे आपने अग्र मस्तिष्क में 3 भाग पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, घ्राणपिंड और सेरिब्रम जिसको प्रमस्तिष्क कहे हैं, और डायंसिफिनाल, तीनों। डायंसिफिनाल में आप हाइपोथैलेमस को भी ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं। उसी प्रकार यहाँ पश्च मस्तिष्क में एक भाग है अनुमस्तिष्क, इंपॉर्टेंट है ये भी, जो पश्च मस्तिष्क का भाग है ये, और यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है भाई। और सबसे बड़ा भाग क्या है, तो सबसे बड़ा भाग मैं बता चुका हूं, प्रमस्तिष्क, यह सबसे बड़ा भाग है नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा की बात करेंगे आप, तो दूसरा सबसे बड़ा अनुमस्तिष्क है। इसको मेंटेंसिफेनाल भी कहते हैं, मेंटेंसिफेनाल भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये अनुमस्तिष्क दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, मानव शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अनैच्छिक क्रिया जिस पर आपका कंट्रोल ना हो, आप चाह के भी रक्तदाब कंट्रोल नहीं कर सकते अपना। कंट्रोल का मतलब कहा कि जब चाहे तब रोक लेंगे, नहीं, वो ऑटोमेटिक है भाई। तो रक्तदाब, लार आना, अच्छा कुछ खाने की चीज देखिए, लार ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके चाहने से थोड़ी आता है, यह अनैच्छिक क्रिया है ना। रक्तदाब, लार आना पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला के द्वारा कंट्रोल होता है। मेडुला पढ़े हैं ना आप, इसमें 3 भाग था, तो जिसमें एक मेडुला भी है जो पश्च मस्तिष्क का ही भाग है। पूछेगा आपसे कि मेडुला जो है, मेडुला यह किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का, मिड ब्रेन का, या पश्च मस्तिष्क का, तो बताएंगे मेडुला सबसे पीछे है, ठीक ना। शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है अनुमस्तिष्क, यह शरीर को कंट्रोल करता है अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क किसका भाग है, तो अनुमस्तिष्क सर
पश्च का। अच्छा, एक चीज आपको आसानी हो गया होगा, या तो अग्र मस्तिष्क या तो पश्च मस्तिष्क। मिड ब्रेन में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन कम ही होगा। अग्र मस्तिष्क में बस 3 चीज है, सूंघने वाला घ्राण पिंड है, एक है सेरिब्रम जिसको प्रमस्तिष्क बताया, और एक बताया था डायंसिफेनाल जिसमें हाइपोथैलेमस था। आगे हाइपोथैलेमस और सूंघने वाला, ये 2 पॉइंट याद रखना है, और बाकी जो है वो लगभग आपको पीछे वाले में मिल जाएगा। तो शरीर को अगर कंट्रोल करना है तो भैया अनुमस्तिष्क के माध्यम से किया जाएगा। आइए, अनुमस्तिष्क को लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, अनुमस्तिष्क को लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है, इसे स्मॉल ब्रेन भी कहा जाता है, जिसके द्वारा मस्तिष्क के मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के बीच सूचनाओं का संचालन होता है। किसके द्वारा होता है भैया? तो मेडुला के द्वारा होता है। क्या होता है? मेडुला के द्वारा मस्तिष्क के मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के बीच सूचनाओं का संचालन होता है मेडुला के द्वारा। अब मस्तिष्क के मुख्य भागों के कार्य हमने पढ़ा, तीनों पढ़ा ना, 3 3 6 और 3 3 6 पढ़ा हमने। अब देखते हैं कि क्या है इसके मुख्य भागों के कार्य, और अच्छे से हम लोग समझते हैं। डायंसिफेनाल यह प्रमस्तिष्क यानी कि अग्र मस्तिष्क का ही ये भाग है। मैं बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूं भाई कि आपको याद रहे। तो डायंसिफेनाल का जो कार्य है भाई, वह है नींद, क्या? नींद, जनन क्रियाओं एवं मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। कौन करता है? डायंसिफेनाल। नींद, जनन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसको कंट्रोल करता है। डायंसिफेनाल के ही अंतर्गत आपको हाइपोथैलेमस आ जाता है। इसी के अंतर्गत हाइपोथैलेमस, मैं पहले भी बताया हूं, भूख प्यास निकट नहीं आवे, हाइपोथैलेमस नाम सुनावे। मतलब हाइपोथैलेमस से भूख प्यास ताप, है ना, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर भी कंट्रोल है इसका। ये 2 पॉइंट ऐड किया हूं, वसा और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय पर कंट्रोल कहां से होता है? तो कहेंगे सर हाइपोथैलेमस से ही सब हो रहा है। ठीक, आइए अब आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट है, ये आपको पश्च मस्तिष्क में मिलेगा, मेडुला मिलेगा। तो मेडुला में हम पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कर्माकुचन गति का नियंत्रण करता है और हृदय की धड़कन रक्तदाब पर भी ये नियंत्रण करता है। रक्तदाब पर भी नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला। और कर्माकुचन गति जानते हैं क्या है? जब हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे, पाचन तंत्र, तो हमने बताया था कर्माकुचन गति, इसोफेगस पढ़ाए थे ना, याद नहीं होगा ना आपको, भूल ही जाते हैं आप लोग। पूछता है कि जो आप खाना खाते हैं वो किस प्रोसेस से आहार नाल से गुजरता है? वो होता है कर्माकुचन। नाम भले है इसका कर्माकुचन, लेकिन ध्यान रखिएगा इसोफेगस कहा जाता है इसको ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूछता है, एक पूछता है ईईजी, एक पूछता है ईसीजी, कंट्रोल है ना, ईईजी और ईसीजी। तो यहाँ ईईजी पढ़ेंगे हम लोग, ईईजी संबंध ब्रेन से ही है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मस्तिष्क की गतिविधि ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ईईजी का संपर्क मस्तिष्क से ही है सर, क्लियर है सर। आइए, जंतुओं के सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम हाइड्रा में हुआ था, ये बीच में ऐड कर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। देखिए ईसीजी से कंफ्यूज होता है कि ईसीजी है भाई मस्तिष्क के लिए कि ईईजी, तो ध्यान दीजिएगा। यहां सी मतलब कार्डियो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको कहते हैं, और ये हृदय की गतिविधियों को मापकर विकार का पता लगाता है। ईसीजी हृदय से है और ईईजी मस्तिष्क से। आइए, ऑटो एनालाइजर, यह क्या करता है? ऑटो एनालाइजर यह जैव रासायनिक तत्व जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इनकी जांच करने में यह मदद करता है, ये ऑटो एनालाइजर। एक आता है पेसमेकर, यह हृदय की गति कम होती है तो उसको सामान्य अवस्था में लाता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग, जो आज का हमारा मुख्य विषय है। एक रोग होता है हंटिंगटन रोग। हंटिंगटन रोग में क्या होता है भैया? तो ध्यान दीजिएगा, हंटिंगटन रोग में होता है, यह आनुवांशिक रोग है। हंटिंगटन रोग जो है यह कैसा, 1 मिनट, यह आनुवांशिक रोग है, इसे न्यूरोलॉजिक रोग भी कहा जाता है। याद रखिएगा,
हंटिंगटन रोग या अनुवांशिक रोग है, इसे न्यूरोलॉजिक रोग भी कहते हैं। इस रोग से ग्रस्त रोगी जो है कि मानसिक हालत खराब होती जाएगी और 10-15 साल में क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। हंटिंगटन रोग पहला, ये क्या है भैया, ये अनुवांशिक रोग है, इसमें मानसिक हालत बिगड़ती जाती है और 15 साल से 10 साल के अंदर मर जाता है। अनिद्रा जान ही रहे हैं कि कम सोना, नींद ना आना। मस्तिष्क आघात जिसको लकवा कहते हैं, यह हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों में होता है। और फिर एक होता है ब्रेन ट्यूमर, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो रोग था। अब आते हैं कि मस्तिष्क से संबंधित रोग, यहां इंपॉर्टेंट रोग आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। एक होता है कोमा। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ये तो कोमा में चला गया। तो कोमा क्या है, यह लंबे समय तक बेहोशी की अवस्था है, लंबे समय तक बेहोश रहेगा, है ना। तो ये चीज होता है। एक होता है इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस भी रोग होता है। यह मस्तिष्क की उत्पन्न सूजन है जो वायरस के संक्रमण से, इंसेफेलाइटिस वायरस के संक्रमण से होता है। पॉइंट नोट करिएगा। बहुत डिटेल में चला गया हूं इस वीडियो में, बहुत डिटेल में। आप समझ लीजिए कि पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको और अदर एग्जाम के लिए फिर नहीं अलग से पढ़ना पड़ेगा। आइए, मेनिंजाइटिस, जिसको मेनिंजाइटिस के नाम से आप लोग जानते होंगे, मेनिंजाइटिस, यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षा झिल्ली है, उसमें सूजन हो जाता है और यह बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है। ठीक, मेनिंजाइटिस तो ध्यान रखना है। आइए, एक मिर्गी होता है, इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकार है। यह देखते हैं मिर्गी वाले को चलते चलते गिर जाएगा, मुंह से झाग आना शुरू हो जाएगा, ये होता है। एक होता है सेरिब्रल पॉलिसी, इसमें लकवा मार देता है। एक होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, आप लिखे हुए चीजों को पढ़ नहीं पाते हैं, जिसको रीडिंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। जो लिखी हुई भाषा को पढ़ने और समझने में असमर्थ होता है, इसे रीडिंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है, इसका नाम है डिसलेक्सिया। क्लियर। आइए, एक है पार्किंसन रोग। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में कंपन उत्पन्न होती है, थरथराहट उत्पन्न होती है। किसी को आपने देखा होगा कि वो आदमी लिखते उठते रहेगा तब भी थरथराएगा, कोई चाय वाय दे दीजिए तब भी थरथराएगा, मतलब वो कांपते रहता है, वो होता है पार्किंसन रोग। आइए, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर से प्रभावित होता है, मस्तिष्क। कनेक्शन क्या है, तो यह मस्तिष्क की चोट है, कनेक्शन, ध्यान दीजिएगा। मोटिवेशनल स्किल मस्तिष्क के किस भाग के साथ संबंधित है, तो यह ललाट के साथ, फोरहेड के साथ संबंधित है। आइए, मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है भैया, तो यह हाइपोक्सिया हो जाता है। जब कम ऑक्सीजन मिलेगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग एक्सॉन कहलाता है। इतने पॉइंट थे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है। बाकी एक चीज मैं बता रहा हूं, सारे पॉइंट नोट कर लेना भाई, सारे पॉइंट नोट कर लेना। एग्जाम में डायरेक्ट आपको भेटाएगा, एग्जाम के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा और मिलाइएगा, कहिएगा कि हाँ सर क्या कंटेंट दिया था आपने। वीडियो भले ही लंबा है, कोशिश मैं किया हूं कि इसको फटाफट अंदाज में करा दूं। अब आप इसको स्पीड कम करके या 2 बार देख सकते हैं तो आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।